हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अपन ने क्या पढ़ा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। आज अपन उस पर जो पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अपन करते हैं और उस पर आधारित ही अपना एक वीडियो है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। 3i प्लस 2j वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के आवेश का कण 5 गुणा 10 की घात 5 i मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब आवेश है वो एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको सदिश के रूप में दे रखा है। सेकेंडरी वेग है वो खुद एक सदिश राशि होता है, तो उसका मान भी आपको सदिश के रूप में दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है? बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लें क्या क्या दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, वो देखो 3i प्लस 2j। ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। ठीक है, सेकेंडरी आपका क्या है? आवेश का मान क्या है? Q बराबर कितना दे रखा है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, थर्ड आपको दिया हुआ V है 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है? F कैलकुलेट करना। अब देखो आपके सामने है B मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है। तीनों का मान दिया हुआ है, बल चाहिए। तो तीनों को देखकर आपको ध्यान आना चाहिए कि F का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर? F = QVB sin थीटा। ठीक है, या इसी को अपन कैसे लिखते हैं? F = QV क्रॉस B। लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप इसमें आपकी जो भी वैल्यू है उनको पुट कर दीजिए। तो F बराबर Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। V की वैल्यू आपके पास 5 इंटू 10⁵ i। देखो यहाँ पर i भी है भाई, सॉरी मैं लिखने में गलती हो गई। i क्रॉस आपका B क्या है? 3i प्लस 2j। ये आपका अपने वैल्यू पुट कर लिया। अब आपने सदिश गुणा पढ़ा होगा। सदिश गुणा के अनुसार क्या होगा कि आपको सदिश गुणन के अंदर आपको ध्यान है कि i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करेंगे तो देखो 3i और 5 इंटू 10⁵ इनका तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे बनेगा। एक स्टेप लिख ही देता हूँ मैं, -19। और अब देखो 5 इंटू 10⁵ इंटू 3 और यहाँ i क्रॉस i 1। ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 इंटू 10⁵ और यहाँ क्या जाएगा? i क्रॉस j। ठीक है, तो ये पद तो क्या हो जाएगा? 0। भाई i क्रॉस i तो क्या होता है? 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो यही बचेगा 5 दूनी क्या हो गए? 10, 10 इंटू 10 की घात 5, 10 की घात 5 की जगह क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। और i क्रॉस j का क्या होता है? k। तो इसका क्या जाएगा? k। तो अपने पास आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6। ठीक है, और इसको आगे और सोल्व करें। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? k। ये तो k है, तो 10⁻⁻19 में 6 गए, क्या बच गए? 13। तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻13 k। ये F आ गया, मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसमें मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात एक यही थी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में दे रखा सदिश रूप में, तो आपको फॉर्मूला भी किसके रूप में लेना था? सदिश रूप में। आप सोल्व करेंगे इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 लंबाई के किसी सीधे तार से
200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यह किसी एक समान क्षैतिज बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के नीचे में निलंबित है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। आपको दे रखा है कि 200 ग्राम और 1.5 मीटर लंबी कोई सीधा तार है या कोई छड़ है जिसमें 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें ये क्या निलंबित है। निलंबित का अर्थ होता है लटका हुआ, नहीं नीचे गिर रहा है ना ही ऊपर गिर रहा है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, इस टाइप का होगा। जैसे मान लो ये आपका वो वायर या छड़ हो गई। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट फ्लो हो रही है और अब ये यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी। अब इसकी लेंथ कितनी है आपसे एल कह रखी है, एल बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये इसने डायग्राम के रूप में दे दिया अपने को। अब ये लटक रहा है, मतलब लटक रहा है तो इसके नीचे गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा, नहीं लगेगा, mg तो नीचे लगेगा। इसके बावजूद भी छड़ निलंबित है, गिर नहीं रही। इसका अर्थ क्या है कि इस बल को कोई न कोई संतुलित कर रहा है इसके विपरीत दिशा में। तो mg के विपरीत दिशा में बल कौन सा लग सकता है आपका, इसके विपरीत दिशा में। याद हो लंबाई के पदों में F चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, F बराबर ILB। याद आया कि नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि ये जैसे मान लो मेरा पेन समझ लो, ये पेन अगर ये हवा में लटक रहा है, इसका अर्थ क्या है कि इसके जितना नीचे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन सा बल लगेगा, mg, लेकिन ये नीचे गिरना चाहिए, गिरने की बजाय ये लटक रहा है। इसका सेंस क्या है कि जितना mg है उतना ही इसको संतुलित करने के लिए विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो यहाँ पर mg तो ये आपको प्राकृतिक रूप से लगना ही लगना है, इसके विपरीत दिशा में। तो आपको पता है करंट दे रखी है I, एल दिया हुआ है, बी चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, F बराबर ILB। तो अपन क्या कैसे हैं कि हैंगिंग कंडीशन में या निलंबन की स्थिति में, निलंबित स्थिति में क्या होगा, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर है। तो mg बराबर ILB, निलंबित स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब भी क्या होगा, ना नीचे गिरेगी ये ना ही ऊपर जाएगी। तो b बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन I गुणा L। आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, m की वैल्यू है, g की वैल्यू जानते ही आप। तो m की वैल्यू तो कितनी है, 200 ग्राम। तो केजी में चेंज कर दूं मैं, इंटू 10 की घात -3। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, आप 10 ले लीजिए या 9.8 ले दो, 9.8 ले लो, आपको जो सोल्व करने में इजी हो। ठीक है, आई का करंट की वैल्यू कितनी देर की अभी क्वेश्चन में देखो आप देखो 2 एम्पियर, तो 2 और लेंथ कितनी है 1.5, तो ये हो गया 1.5। आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो b बराबर आपका आंसर जो भी आता है हिसाब से देख लो आप कि आंसर आ जाना चाहिए 653 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब जैसे अगर कभी भी आपको ऐसा मिले कि हाँ ये चीज़ संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था का अर्थ इतना ही होता है उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या हो जाता है, 0। तो ये संतुलन अवस्था में मतलब छड़ नीचे लटक रही है इतनी, तो नीचे छड़ा सॉरी नीचे नहीं, हवा में है, हवा में लटक रही है। इसका अर्थ क्या है, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है और इसके कारण इसको नीचे आना चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। तो सामान्य सी बात है कि आपके गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए कोई दूसरा बल आरोपित है, और दूसरा बल आप भी जानते हो कौन सा होगा, ILB। क्यों, क्योंकि आपको करंट है, लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोनों बलों को बराबर कीजिए और आपका आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आप अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3rd क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय प्रेरण में उसके लंबवत प्रवेश करता है। तो ज्ञात करें, फर्स्ट चुंबकीय प्रेरण में इलेक्ट्रॉन के वर्ताकार कक्षीय त्रिज्या, सेकंड इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, और थर्ड इलेक्ट्रॉन के चक्कर की आवर्ती, और फोर्थ है चक्कर का आवर्तकाल। खूब सारा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सेंस देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वेग दे रखा आपको। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है
5 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, कितना है, B बराबर आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण में क्या करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो आपको ऑटोमेटिकली बताया थीटा वैल्यू बराबर कितनी है, 90 डिग्री। लंबवत की कंडीशन में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। ये सब दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है फर्स्ट तो पूछिए त्रिज्या r, सेकंड पूछा है आपसे कोणीय वेग ओमेगा, भाई ठीक है भाई, कोणीय वेग होगा तो वो अपन निकाल लेंगे, ओमेगा पूछा है। थर्ड आपसे आवर्ती, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्या की, फर्स्ट r। अच्छा, तो आप भी जानते हैं कि जैसे इस पे बल क्या लगेगा, देखो mv² बराबर qvb sin थीटा। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत या प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस पर लगने वाला F बराबर qvb sin थीटा है, वो किसके तुल्य हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल के तुल्य। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो mv² बराबर qvb। ठीक है, एक, अच्छा एक v से क्या हो गया, एक v कैंसिल। आपको क्या चाहिए, r चाहिए, तो देखो r बराबर क्या हो जाएगा, mv/qb। ये आपकी रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आपके पास, इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं आप, ठीक है, तो देखो r बराबर इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी दे रखी है 5 इंटू 10⁻7। q की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के लिए। b आपको दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात -3। सबकी वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले लीजिए 5.68 इंटू 10⁻2 मीटर आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप इसको, यही आंसर आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई मैथमेटिकली छोटी मोटी मेरे से मिस्टेक हो तो आप उसको आप मिस्टेक ना समझिए, बेसिकली आप कंसेप्ट समझिए। हो सकता है कि भाई मैंने कोई जल्दीबाजी में कैलकुलेशन कई बार हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस क्या हुआ कि आपको पता है कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा तो 90 हो गया और उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या बन जाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो mv²/r = q। ठीक है, सेकेंडरी आपसे क्या पूछा है, कोणीय वेग। अच्छा एक बताओ, v बराबर r ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध याद होगा, v बराबर r ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा = क्या हो जाएगा, v/r। v है आपके पास, दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 7। r आपने अभी कैलकुलेट किया, ये रहा आपके सामने। तो r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5.6 इंटू 10 की घात -2। तो ये आपका जो भी सोल्व करेंगे तो ओमेगा = आ जाएगा आपका 8.79 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा प्राप्त हो गया, ध्यान रखिए। मतलब ये आपके 11th क्लास में संबंध है रेखीय वेग और कोणीय वेग का। v = क्या होता है, r ओमेगा, तो r ओमेगा से अपन ने सोल्व कर लिया। थर्ड क्या पूछा है अपने को, तीसरा पूछा है इसमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण की आवृत्ति। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn। ओमेगा बराबर 2πn ही होता है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, n ही तो ज्ञात करना है। तो अपन कह देंगे n = 2 ओमेगा/2π। ओमेगा एक वैल्यू है आपके पास ही 8.79 इंटू 10⁸ 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आप रख दीजिए, तो n = आपका आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁸ हर्ट्ज। ये आपकी आवृत्ति आ गई। और फोर्थ पोर्शन क्या है, चौथी चीज क्या पूछा है इसने, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। अच्छा, आवर्तकाल t बराबर 1/n। आवर्तकाल आवर्ती का व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता, तो 1/n तो लगा दीजिए। t बराबर 1/1.4 इंटू 10⁸ इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसका आवर्तकाल अगर आप करेंगे तो ये आपके सामने, इसको डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए, ये n का मान है, इसका इन्वर्स कर लीजिए। 1/1 इसका इन्वर्स हो गया, तो आप इसको सोल्व कर लें, हर्ट्ज गए। या फिर आप यहाँ से कर लें, 2π/t भी होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा ऐसा भी तो होता है 2π/t। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा। आपको मर्जी है, इसको सोल्व कर लीजिए। t बराबर 2π/ओमेगा, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चारों चीजें हो गई।
और लेकिन मेन कंसेप्ट क्या था कि जैसे ही कोई आपके चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, लंबवत प्रवेश, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में उस पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो क्या बन जाता है, अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गए। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 4th क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने को क्या करना है कि पहले तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। 1 मिनट आप देखिए 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2 लंबे सीधे धारावाही चालक तार, 2 लंबे सीधे धारावाही चालक तार वायु में 2 मीटर की दूरी पर है, वायु में 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों तारों में क्रमशः 5 एम्पीयर तथा 2 एम्पीयर धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय प्रेरण का संगत मान ज्ञात करो। कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों वाला क्वेश्चन आ गया एक तरफ। तो आपसे कहा कि 2 तार हैं, उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, धारा पर समान दिशा में। ये लो भाई, एक तार ले लो, ये दूसरा तार ले लो, ठीक है। दोनों में करंट फ्लो कर दो, इसमें कोई करंट मान ले अपन I1, इसमें करंट क्या मान ली I2, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी देर की है, एक में तो 5 एम्पीयर, 2 I1 और I2 मान ली, और दोनों के बीच की 2 मीटर दूरी। तो ये दोनों के बीच का ये पॉइंट ले लिया अपन मान लो, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 1 मीटर, और ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी 1 मीटर। सेंटर पॉइंट आ गया ना, तो 1-1 मीटर दूरी पर है। और यहाँ पर I2 के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उसको देते हैं B1, और I1 के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको देते हैं B2। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप, आती होगी दाहिने हाथ से। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बाहर, और इसके कारण इधर क्या होगा अंदर की ओर, ठीक है। अपने क्या कहा कि समान दिशा में है, दोनों में अगर समान दिशा में तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके मध्य वो क्या होगा कि जब समान दिशा में आप जो समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन इसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो तो क्या होता है, आकर्षण का होता है, ठीक है। अब देखो यहां से क्लियर है, B1 और B2 एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है, तो इनके बीच में जो मध्य बिंदु है वहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई। देखो मध्य बिंदु पर क्या होगा, मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये तो चीज क्लियर होगी आपको कि B1 और B2 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आपको नहीं क्लियर तो दोबारा देख लो, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस वायर को ऐसे मान लो, इसमें करंट फ्लो होगी तो आप निकालोगे इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा भीतर है, और इसमें निकालोगे तो इसको ऐसे पकड़ोगे तो इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा बाहर। तो B1 तो क्या है तल के बाहर, B2 क्या है तल के भीतर, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या होगा B बराबर होगा B1 माइनस B2। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्रों के अंतर के तुल्य होगा, क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। चीज क्लियर हुई, विपरीत दिशा में तो हो जाए। वैल्यू रख दे तो आपको B1 और B2 की वैल्यू होगी, B1 बराबर क्या होगा म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D, और B2 क्या होगा म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई D। याद होगा फॉर्मूले, दोनों अप्लाई करते हैं तो B बराबर क्या जाएगा म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D माइनस म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई D। कॉमन है, उनको कॉमन ले लीजिए तो सारे कॉमन आ जाएंगे I1 और I2 को छोड़कर, तो अपन कह देंगे म्यू नोट 2 पाई D तो कॉमन आ गए, अंदर क्या बच गया I1 माइनस I2। सबकी वैल्यू है आपके पास, वैल्यू पुट कर सकते हैं। म्यू नोट की वैल्यू देखो, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, I1 माइनस I2 5 माइनस 2 अपॉन 2 3.14, D का मान कितना है 2, ठीक है।
भाई नहीं, इन दोनों में यहाँ पे डी का मान 2 नहीं आएगा, यहाँ तो 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, तो 2 पाई डी की वैल्यू कितने में, डी की वैल्यू बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻⁷ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है, दो तारों में समान दिशा में चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनके मध्य बिंदु के, इनके बीच में मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप देख लीजिए B1 और B2 दोनों तारों के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन एक के कारण तल के भीतर होगा और एक के कारण तल के बाहर होगा। तो मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर इन दोनों के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उनको घटा दो। फॉर्मूला आप जानते हैं, μ0I1/2πd वाले फॉर्मूले से अपने इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 3 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 नहीं है 5 है भाई, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 3 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घूम रहा है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 3 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड है, तो वर्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है भाई, B बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई, वर्ताकार पथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, μ0I/2r, ये फॉर्मूला है। अब आप भी जानते हैं कि करंट की वैल्यू याद करें तो I बराबर क्या लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन इंटू F। एक ही बात है, यूं लिख दूं मैं Q/T, बात तो है कि I बराबर Q/T, 1/T को आप क्या कर सकते हो, आवर्ती लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई, 1/, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती तो होता है। तो अपन I बराबर इलेक्ट्रॉन इंटू F, यहाँ पर आवर्ती है तो या तो F लिख दो या इलेक्ट्रॉन बटा T मतलब आवर्तकाल। T क्यों ले रहा हूँ आवर्तकाल, क्योंकि अगला साफ कह रहा है कि 3 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चक्कर मार रहा, तो एक चक्कर में लगा गया समय क्या होगा, आवर्तकाल के तुल्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो यहां से I बराबर तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन अपॉन T, पहली बात, एक तो प्राप्त हो गया। रेडियस आपको दे ही रखी है। ठीक, अब अपने को T की वैल्यू चाहिए, तो T क्या होगा, 2πr/v, एक चक्कर में लगा गया समय, एक चक्कर में लगा गया समय 2πr/v। तो वर्ताकार है तो एक चक्कर की दूरी तो क्या हो जाएगी आपको, परिधि, और वेग आपने भाग दे दिया, दूरी बटा वेग क्या आ गया, समय आ गया। तो B बराबर पुट कर दूं मैं, μ0I की वैल्यू पुट करूं, I की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन अपॉन T का क्या हो जाएगा 2πr/v, और 2r अपनी जगह है ही। ये लो आपका फॉर्मूला, थोड़ा लार्ज स्टाइल में बन गया। सबकी वैल्यू है पुट कर दीजिए आप, सबकी वैल्यू है तो देखो μ0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π × 10⁻⁷। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 × 10⁵5, 4 × 10⁵5, नीचे 2 क्या हो गए 4, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस डबल हो जाएगी, स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया कितनी देर की रेडियस, 3 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज कर लिया, 3 × 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। आप जानते हो कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। तो अपन ने रेडियस को चेंज कर दिया, r का क्या हो गया, स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहली बार मतलब, लेकिन यहाँ पर मुख्य चीज क्या हुई कि आपको ये फॉर्मूला μ0NI/2r होता है भाई, μ0NI, अब n तो नहीं है इसमें, एक ही चक्कर की बात, कोई फेरों की तो बात ही नहीं है। तो μ0I/2r, रेडियस है, μ0 की वैल्यू ले, I नहीं, I होता है Q/T, I क्या होता है Q/T। अब T क्या हो गया, T हो गया यहाँ पर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाया तो आवर्तकाल, तो अपने कहते हैं इलेक्ट्रॉन अपॉन T, ये आपकी करंट आ गई। अब आवर्तकाल का भी मान नहीं है तो आवर्तकाल क्या हुआ, एक चक्कर में तय दूरी 2πr, परिधि बटा वेग, समय का भाग दे दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपकी चीज हुई। अब देखो यहां से जो आपका क्वेश्चन है भाई, पांचों आपने क्वेश्चन सोल्व करके देखा, कोई ज्यादा टफ वाली इसमें बात है नहीं। ठीक है,
सेकेंडरी क्या है कि अगर आपको ये रिमेंबर जरूर रहना चाहिए कि जब तक आप ये सोल्व नहीं कर लेते कि भाई देखो फॉर्मूले तो आपको ध्यान नहीं रहेंगे तो फिर काम ही नहीं बढ़ेगा, फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अपन देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, छठा क्वेश्चन है, वो है कि दो समान लंबाई के तारों को वर्ग, हाँ ध्यान से सुनो, दो समान लंबाई के तारों को एक वर्ग तथा एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। यदि प्रवाहित धाराएं समान है तो इनके चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है I गुना A, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। अब करंट तो दोनों स्थितियों में सेम है, लेकिन अगले ने कहा कि एक बार तो क्या हुआ कि दो समान लंबाई के तार है, मान लो L लंबाई का कोई तार है, तो एक बार तो क्या बना दो इसका वर्ग, ये मान लो वर्ग बना दिया अपन ने, तो वर्ग बना तो क्या हो जाएगा L/4 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 और L/4। ठीक है, दूसरी बार इसी L लंबाई के तार का क्या बनाना है, वर्त बनाना है। वर्त बनाओगे तो वर्त वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, वर्त वाली कंडीशन में ये आपका वर्त बना दिया आपने, तो यहाँ पर कह सकते हैं L बराबर 2πr, तो R बराबर क्या हो गया L/2π, इसकी रेडियस आ गई L/2π। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो L/4 का होल स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया L/4 का होल स्क्वायर। और वर्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई, R की वैल्यू है आपके पास L/2π का होल स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ कि M वर्त और M उनकी बात कर लें, तो अपन बात करें कि अब देखो M वर्त तो क्या हो जाएगा I गुना A, तो ये हो गया देखो L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर था तो एक पाई से एक है 2π, और M क्या है वर्ग, तो वही चीज I इंटू वर्ग की भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया L/16, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, I से I कैंसिल, तो इज इक्वल टू 1/2π इंटू 16/1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 8। देखो L स्क्वायर, तो ये सॉरी यहाँ पर अपने एक मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर वर्त की करेंगे तो ये तो ठीक है, यहाँ पर भी 4 आएगा, पर 2π का स्क्वायर होगा तो 4π स्क्वायर, एक पाई से तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा ये 4π, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/π, निकल गया आंसर। कोई खास वाली बात नहीं है। इसने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा कि समान लंबाई के दो तार हैं, एक बार तो उनको मोड़ कर क्या बना दिया आपने वर्ग। अब L लंबाई का तार मोड़ोगे तो भुजा तो वर्ग की चारों बराबर रहती है, तो L/4 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 भुजा होगी। वर्त बनाओगे तो उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, तो यहाँ से त्रिज्या आ गई। अब अपने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, करंट से, तो M आई, तो M वर्त निकाल दिया, M किस का निकला, चुंबकीय आघूर्ण किसका, वर्त की कंडीशन में और वर्ग की कंडीशन में, तो आंसर आएगा 4। उल्टा कर लोगे वर्ग बटा वर्त तो π/4 हो जाएगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसको ऊपर ले रहे हैं किसको नीचे ले रहे हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इसमें कहा है तब उनके चुंबकीय आघूर्ण, तो आपकी मर्जी है किसको लेना, ऊपर वर्त लेना है इसको ले लें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 2 मीटर लंबी परिनालिका को मोड़कर टोरॉइड बनाया गया है। 2 मीटर लंबी परिनालिका को मोड़कर टोरॉइड बनाया गया है। यदि टोरॉइड में घेरों की संख्या 400 है, घेरों की संख्या कितनी होगी 400 है, तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि भाई टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, μ0 N I/2R।
ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एन आई अपॉन एल हुआ तो यहाँ पर एल इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई आर। रीजन एल किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2 मीटर लंबी परिनालिका को मोड़ कर क्या बना रहा है, टोरॉइड बना रहे हैं। तो आपकी टोरॉइड की जो परिधि है वो किसके इक्वल होगी, उसकी लेंथ के। तो यहाँ पर अपन एल की जगह 2 पाई आर लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही मेन चीज है, इसमें और कोई खास नहीं है कि आपसे कहा ना भाई 2 मीटर लंबी परिनालिका को मोड़ कर टोरॉइड बनाया है, तो आपकी टोरॉइड की जो परिधि होगी वो किसके इक्वल होगी, परिनालिका की लंबाई के। तो म्यू नोट एन आई, कैपिटल एन आई अपॉन एल होता है, एल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर लिख सकते हैं। आप वैल्यू पुट कर दो, म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7 और एन की वैल्यू आपने कितनी दे रखी है 400, करंट की वैल्यू 1, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है अपनी की कि इसकी अपन निकालेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो आपकी रेडियस यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू सीधे वैल्यू दे रखी है ना, 2 पाई आर के अपनी माथा पची क्यों कर रहे हैं भाई, एल बराबर 2 पाई आर तो इसके बराबर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 2 लिख देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 2, अपने क्वेश्चन में गिवन है। सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2.512 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। बाकी कैलकुलेशन और आप करके देख लेना, मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली बस, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन अपन एल काम में लेते हैं। अब यहाँ पर एल की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि एल का आपने सीधी लंबाई सीधी रहती तो अपन लेंथ लेते, लेकिन आपने इसको घुमा कर क्या बना रखा है, वर्त बना दिया। इसका अपन इसको क्या कर ले लिया, क्या लिख देंगे अपन 2 पाई आर की जगह। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल ज़्यादा तो अब देखो जितना समय होता है उसके अनुसार ले सकते हैं अपन, लेकिन आप ध्यान रखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरा प्रत्येक क्वेश्चन एक वेराइटी लिए हुए हो, जिसके कारण क्या होगी उस पर बेस्ड अन्य क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है समान वेग v से एल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। समान वेग है किसका, समान वेग v से एल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ये कण वर्ताकार पथ के अनुरेखित करते हैं, अतः इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। अब ये आप चीज क्लियर है कि आपको पता है कि लंबवत आपका प्रोटॉन भी आवेशित कण है, एल्फा कण खुद आवेशित कण होता है। एल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। एल्फा कण क्या होता है आपका, हीलियम का नाभिक, इसको लिख सकते हैं 2He4, ये होता है एल्फा कण। तो आपने कह दिया कि इसमें तो सबसे पहले तो लंबवत प्रवेश कराया तो mv² अपॉन r बराबर किसके होगा qvb। ठीक है, ज्ञात क्या करना आपको, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो अपन यहाँ से एक v से तो एक v कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला mv अपॉन qp, ये आपका आ गया। ठीक है, आप लेते हैं अलग अलग अनुपात ले लें, एक तो r प्रोटॉन तो m प्रोटॉन, वे तो वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है, अपॉन q प्रोटॉन और आपका b भी सेम ही है, पहली बात। ठीक है, r एल्फा तो m एल्फा इंटू v अपॉन q एल्फा इंटू b। अपन दोनों का अनुपात ले लें, r एल्फा अपॉन r p, तो r एल्फा की वैल्यू आपके सामने है भाई, दोनों का अनुपात लेना आप। तो r एल्फा की वैल्यू क्या है, m एल्फा v अपॉन q एल्फा इंटू b अपॉन ये हो जाएगा m p इंटू v अपॉन qp इंटू b। तो वेलोसिटी b ये सब तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया m एल्फा इंटू q एल्फा अपॉन q एल्फा इंटू ये QP आएगा यहाँ पर QP, और नीचे क्या बच गया Q एल्फा इंटू MP, ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए एल्फा कण है उसमें ये क्या होता है, तो अब दिखाऊं मैं आपको। देखो m एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है।
बताया था 2He4 हीलियम का नाभिक है, ठीक है, पहली बात। और आवेश की बात करें तो Q अल्फा इज इक्वल टू है, वो होता है 2 इंटू प्रोटोन, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे अपना R अल्फा अपॉन RP करें तो M अल्फा की वैल्यू रख दूं 4 इंटू MP इंटू QP है तो ये अकेला P आ ही गया, और नीचे Q अल्फा है, Q अल्फा 2 इंटू P और MP अकेला P, ये लो MP, तो MP से MP कैंसिल, P से P कैंसिल, ये अनुपात आएगा 2:1, ठीक है। मुख्य क्या था इस क्वेश्चन में, मुख्य एक तो ये आपको अल्फा गण पता होना चाहिए, अल्फा गण हीलियम का नाभिक है। तो देखो अल्फा गण का आवेश तो कितना हो गया, प्रोटॉन का डबल हुआ कि नहीं हुआ, प्रोटॉन का दुगुना आवेश है, और द्रव्यमान कितना, प्रोटॉन से 4 गुना है। तो ये चीज मैंने बताई यहाँ पे, द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन का 4 गुना, और आवेश कितना है आपका, प्रोटॉन के आवेश का डबल। ये संबंध आपको ध्यान होना चाहिए, तो फिर अनुपात तो आप ले लेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा गण का द्रव्यमान है वो क्या है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और आवेश क्या होता है 2 गुना होता है। ये चीज 8वां क्वेश्चन।